नमस्कार, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं विनीत अनुराग। जैसा हमने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की यह श्रृंखला यूं ही चलती रहेगी। अलग-अलग अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो किसी न किन्हीं कारणों से चर्चा में हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं, उन पर क्लास में चर्चा की जाएगी। तो आज इसी कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। और यह चर्चा में क्यों है? क्यों यहाँ पर यह माना जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर आज विचार करने की जरूरत है? तो इसका एक बड़ा कारण है कि अभी हाल ही में ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने यह कहा है कि नीड रीलुक एट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एज करंट स्ट्रक्चर नॉट वर्किंग। इनका कहना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को फिर से देखने की जरूरत है। वर्तमान इसकी संरचना प्रभावी रूप में काम नहीं कर पा रही है। इन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षा परिषद में भारत की भूमिका को बढ़ाने की जरूरत है। इसी तरीके से भारतीय प्रधानमंत्री जब संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव से वहां पर उनकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने उस दौरान भी वहां पर उनसे कहा कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है। जो आज की वास्तविकताएं न्यू रियलिटीज हैं उनके हिसाब से सिक्योरिटी काउंसिल को रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। यह भारतीय प्रधानमंत्री का भी यहां पर वक्तव्य आया हुआ था। यानी सुरक्षा परिषद इस साल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस पूरे डिबेट को दो पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। पहले हम यहां पर सुरक्षा परिषद के संदर्भ में तथ्यात्मक चीजों को देखेंगे। सुरक्षा परिषद का स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शनिंग क्या है, वहां से क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। दूसरे पार्ट में देखेंगे कि सिक्योरिटी काउंसिल का रोल क्या है, अचीवमेंट्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है, कमियां कहां पर आ रही हैं और क्या सुधार की जरूरत है। तो आइए पहले हम लोग प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण चीजें हो सकती हैं उनको यहां पर देखने की कोशिश करें। अगर बात की जाए सुरक्षा परिषद के संदर्भ में कि सिक्योरिटी काउंसिल यहां पर क्या है, इसकी भूमिका क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 ऑर्गन हैं, 6 अंग हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण अंग आपका सुरक्षा परिषद है। यूनाइटेड नेशन का जो महत्वपूर्ण अंग यूएनजीए है, यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उसका काम होता है वैश्विक स्तर पर जो नीतिगत मुद्दे हैं उन पर चर्चा करना और अनुशंसा करना कि वैश्विक स्तर पर कैसी नीतियां होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर यह घटित होता है। इसलिए बहुत से लोगों का यह मानना है कि यूनाइटेड नेशन के लेजिस्लेचर के रूप में, विधायिका के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा जनरल असेंबली की भूमिका है। तो ठीक इसी तरीके से सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर यह जिम्मेदारी रहती है कि इन पॉलिसीज को वह इंप्लीमेंट करे। यानी अगर यूं कहा जाए कि यह एक एग्जीक्यूटिव बॉडी के रूप में, कार्यपालिकी निकाय के रूप में काम करती है, तो यह सही होगा। तो यहां पर यूनाइटेड नेशन के चार्टर में वह जो 6 आर्गन्स हैं, मेन आर्गन्स, उनमें से सिक्योरिटी काउंसिल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रूप में दिखाई देता है। इसको जो जिम्मेदारी यहां पर सुरक्षा परिषद को दी गई है कि वह इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को यहां पर जो है वह इंश्योर करे, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करना इसकी जिम्मेदारी यहां पर बताया गया है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में 4 बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पर चर्चा की गई है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका क्या है। पहला कहा गया है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। दूसरा, टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस एमंग नेशंस, राष्ट्रों के बीच में मित्रवत संबंधों का विकास करना। तीसरा, टू कोऑपरेट इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स एंड इन प्रमोटिंग रिस्पेक्ट्स फॉर ह्यूमन राइट्स, अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करना, मानवाधिकारों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना। एंड टू बी अ सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग द एक्शंस ऑफ नेशंस, राष्ट्रों के बीच में सौहार्दपूर्ण संबंधों का विकास करना। संयुक्त राष्ट्र के ये 4 महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। यहां पर कहा गया है कि सभी जो यूनाइटेड नेशन के सदस्य देश हैं उनको इन उद्देश्यों को स्वीकार करना है और इन संदर्भ में सुरक्षा परिषद अगर कोई निर्णय लेती है तो वह निर्णय सभी सदस्यों को स्वीकार करना चाहिए। जहां पर अन्य जो अंग होते हैं यूनाइटेड नेशन के, वह रिकमेंडेशंस करते हैं वहां पर सदस्य देशों के लिए कि यह ऐसा होना चाहिए। वहीं पर सुरक्षा परिषद के बारे में यह कहा गया है कि सुरक्षा परिषद के पास यह शक्ति है कि वह कोई भी निर्णय सदस्य राज्यों के संबंध में ले और वह सदस्यों के लिए उसको बाध्यकारी बनाए। यानी सुरक्षा परिषद पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है और इसके डिसीजन यहां पर मानने होते हैं अगर सुरक्षा परिषद ने वह निर्णय वहां पर लिया हुआ है।
तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सुरक्षा परिषद की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब सवाल यह है कि सुरक्षा परिषद जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए कैसे काम करती है, किस रूप में काम करती है, यानी इसके फंक्शंस क्या हैं, अगर इसको थोड़ा और विस्तार से देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में सुरक्षा परिषद का काम, जैसा हमने कहा, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बनाए रखना है अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों के आधार पर। दूसरा, इसका काम यह होता है कि अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष आता है, कोई विवाद आता है, तो उन विवादों के निस्तारण करने वाली संस्था के रूप में भी, उनकी जांच करने वाली संस्था के रूप में भी सुरक्षा परिषद यहां पर काम करता है। टू इन्वेस्टिगेट एनी डिस्प्यूट्स आर सिचुएशन विच माइट लीड टू इंटरनेशनल फ्रिक्शन। तीसरा, यहां पर बोला गया है कि जो विवाद हैं उनके सेटलमेंट के मेथड्स क्या हो सकते हैं, विवादों के निस्तारण के तरीके, वो भी यहां पर वह सजेस्ट करती है। चौथा, टू फॉर्मुलेट प्लान्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सिस्टम टू रेगुलेट आर्मामेंट्स। यहां पर शस्त्रीकरण का जो पूरा मुद्दा चलता रहता है, उसके संदर्भ में भी सुरक्षा परिषद वहां पर प्लान यानी योजना बनाती है। इसके अलावा सुरक्षा परिषद यह देखती है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए कोई खतरा आ रहा है, तो उस खतरे का सामना करने के लिए क्या एक्शन जरूरी लेने चाहिए, सुरक्षा परिषद यह भी देखती है। इसके अलावा सुरक्षा परिषद आर्थिक प्रतिबंध लगाने के लिए सदस्य देशों का आह्वान कर सकती है, अगर कहीं पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न होता है किसी आक्रामक देश के कारण। इनके साथ साथ कोई भी अगर आक्रामक देश है, तो उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई भी करने की अनुशंसा सुरक्षा परिषद कर सकती है और वहां पर वह सैन्य कार्रवाई कर सकती है। इनके साथ साथ वह नए सदस्यों को यूनाइटेड नेशन में जगह दिलाने के लिए भी यहां पर रिकमेंडेशन सुरक्षा परिषद करती है, यह भी इसका काम होता है। इनके साथ साथ यहां पर to exercise the trusteeship functions of the United Nations in strategic areas, ट्रस्टीशिप का फंक्शन भी सुरक्षा परिषद यहां पर करती है। और इनके साथ साथ यह जनरल असेंबली को वहां पर रिकमेंडेशन पर वह सेक्रेटरी जनरल जो यूनाइटेड नेशन के होते हैं उनकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद द्वारा की जाती है और महासभा के साथ। और इनके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय हैं उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति भी सुरक्षा परिषद महासभा के जरिए करती है, महासभा के साथ करती है। यानी महासभा रिकमेंडेशन देती है और फाइनल अप्रूवल सुरक्षा परिषद का होता है, यानी ये दोनों बॉडी मिलकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। तो यह कुछ मेजर फंक्शन जो हैं वहां पर सुरक्षा परिषद के क्या हैं वो हमने आपके साथ चर्चा किया। तो ब्रीफ में समझिएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना इसका काम है। अगर कोई आक्रामक देश है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए खतरा है, तो उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई का जो है कदम ये उठा सकती है। यह कार्रवाई दो रूपों में हो सकती है, गैर सैन्य तरीके से प्रतिबंध वगैरह लगा के या फिर सैन्य कार्रवाई करके भी कर सकती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति भी महासभा के साथ सुरक्षा परिषद यहां पर करती है। तो यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। अब यहां पे यह शांति और सुरक्षा के लिए करता क्या है, अगर सुरक्षा परिषद की बात की जाए तो यहां पर बोला गया है कि when a complaint concerning a threat to peace is brought before it, the council's first action is usually to recommend that the parties try to reach agreement by peaceful means। यानी अगर कहीं भी कोई संघर्ष की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बन रही है, तो अगर इसके पास वह मुद्दा सुरक्षा परिषद के पास आता है, तो सुरक्षा परिषद का पहला काम होता है कि वह शांतिपूर्ण साधनों से उसके समाधान के लिए वह सुझाव देती है और वहां पर पहल करने का प्रयास करती है कि भाई पीसफुल मीन से वह सेटल डाउन हो जाए। इसके अलावा काउंसिल जो है इसके लिए क्या करती है कि वह ऐसे किसी समझौते के लिए सिद्धांत निर्मित कर सकती है, वह ऐसे कोई भी अगर जो है विवाद हैं तो वहां मध्यस्थता का रोल में आ सकती है, जांच कर सकती है कि विवाद क्यों कैसे हैं, कोई मिशन वहां पर भेज सकती है जिससे और वहां की स्पष्टता आ सके, वहां पर कोई विशेष दूत नियुक्त कर सकती है जिससे जो है विवादों का समाधान हो सके। और इनके साथ साथ जो है ऐसे विवादों के समाधान के लिए वह महासचिव से भी वहां पर रिक्वेस्ट कर सकता है। तो एक तो शांतिपूर्ण साधनों से सुरक्षा परिषद जो है प्रयास करती है कि विवादों का समाधान हो जाए। लेकिन दूसरा क्या है, when a dispute leads to hostilities, the council's primary concern is to bring them to an end as soon as possible।
इन दैट केस द काउंसिल में, तो यहां पर अगर बहुत अधिक संघर्ष बढ़ जाता है और यहां पर समस्या अधिक जटिल और भयावह हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा परिषद बहुत सी चीजें कर सकता है। वह सीज फायर के लिए निर्देश दे सकता है कि भाई दो पार्टियां हैं आपस में लड़ रही हैं और वो युद्ध विराम वहां पर करें, जिससे कि और ज्यादा वह संघर्ष आगे न बढ़े। दूसरा कि वह वहां पर सैन्य पर्यवेक्षकों को भेज सकता है, पीस कीपिंग फोर्सेस को भेज सकता है, जिससे कि जो विवाद हो रहा है उन विवादों का समाधान वहां पर किया जा सके और दोनों पार्टियों के बीच में एक शांति की स्थापना की जा सके। तो ये जो है यहां पर किया जा सकता है सुरक्षा परिषद द्वारा। इसके साथ साथ बियॉन्ड दिस, अगर इससे भी ज्यादा स्थिति वह अगर ज्यादा संघर्षपूर्ण है, आक्रामक है, जटिल है, तब ऐसी स्थिति में काउंसिल जो है वह इन्फोर्समेंट मेजर्स अपना सकती है। जैसे वो क्या क्या कर सकती है? इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा सकती है, आर्म्स जो है एम्बार्गोस लगा सकती है, फाइनेंशियल पेनल्टीज वहां पे लगा सकती है, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, ट्रेवल बैन्स कर सकती है। यानी आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, शस्त्र पर रोक लगाई जा सकती है, जो फाइनेंशियल जो है पेनल्टीज लगाई जा सकती हैं, यात्राओं पर रोक लगाई जा सकती है, ये भी किया जा सकता है। दूसरा, कूटनीतिक संबंधों को समाप्त करने का निर्देश भी दिया जा सकता है ऐसे किसी भी आक्रामक देश के खिलाफ। ब्लॉकेट किया जा सकता है, नाकेबंदी की जा सकती है और कलेक्टिव मिलिट्री एक्शन लिया जा सकता है, यानी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सैन्य कार्यवाही उस देश के खिलाफ किया जा सकता है। तो फिर से इस पूरे मुद्दे को समझिएगा, सुरक्षा परिषद कैसे कार्रवाई करती है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सामने जब खतरा होता है। तो हमने कहा पहला तरीका क्या है? शांतिपूर्ण समाधान निकाला जाए। कैसे निकाला जाए? तो वहां पर जो उस विवाद है उसका जांच वो कर सकती है, विशेष दूत नियुक्त कर सकती है, मध्यस्थता का ऑफर कर सकती है और वह बता सकती है कि किन प्रिंसिपल्स पर बातचीत हो जिससे कि उसका सलूशन वहां पर निकाला जा सके। ये सब काम सुरक्षा परिषद करती है। लेकिन अगर वहां पर जो है संघर्ष ऐसा है जो ज्यादा वहां पर जो है दोनों देशों के बीच में आक्रामक हो रहा है, युद्ध जैसी परिस्थितियां हैं, तो ऐसी स्थिति में दूसरा उसके पास ऑप्शन होता है कि वह वहां पर पीस कीपिंग फोर्सेस को भेज सकता है। वहां पर वह जो है किसी भी तरीके से अगर मिलिट्री ऑब्जर्वर्स हैं उनको भेज सकता है और वहां पर सीज फायर के लिए निर्देश दे सकता है कि युद्ध विराम किया जाए। अगर इससे भी काम नहीं बन रहा है और अगर ऐसी स्थिति आ गई है दो देशों के बीच युद्ध की स्थिति, तो ऐसी स्थिति में हमने कहा कि वह प्रतिबंध लगाएगा। दो प्रतिबंध, गैर सैन्य और सैन्य प्रतिबंध। गैर सैन्य प्रतिबंध में हमने कहा इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएगा, फाइनेंशियल पेनल्टीज लगाएगा, ट्रेवल बैन कर देगा, वहां पर ब्लॉकेट कर देगा, वहां पर जो है जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको समाप्त कर दिया जाएगा। और दूसरा मिलिट्री एक्शन है जिसको कलेक्टिव सिक्योरिटी यानी सामूहिक सुरक्षा कहते हैं, उस देश के खिलाफ कलेक्टिव सिक्योरिटी हो सकता है। तो हमको लगता है कि इतनी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। एक एक शब्द जो यहां पर बताए जा रहे हैं इनको ध्यान रखिएगा, ये सब प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हमने कहा सैंक्शंस क्या है, तो संयुक्त जो राष्ट्र का चार्टर है उसका आर्टिकल 41 है, वहां पर यह कहता है कि सिक्योरिटी काउंसिल के पास अथॉरिटी है टू इंपोज मेजर्स नॉट इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ आर्म फोर्सेस, यानी गैर सैन्य जो यहां पर विकल्प हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, आर्टिकल 41 कहता है। तो इसके जरिए यहां पे किया जा सकता है। और एक दूसरा तरीका है आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 जो है वह सैन्य जो है कार्रवाई की बात करता है, वहां पर जो है सेना के इस्तेमाल की बात करता है। तो ऐसे कई मौके आए हैं जहां पर सेना को भेजा गया है सुरक्षा परिषद के द्वारा। जैसे 1950 का यहां पर उल्लेख किया गया है, कोरिया संकट के दौरान वहां पर सुरक्षा परिषद की पीस कीपिंग फोर्सेस वहां कोरिया भेजी गई थी। इसी तरीके से 1990 में भी यहां पर देखा गया और यहां पर यह देखा गया था कि 90 में जो है इराक ने कुवैत पर हमला किया हुआ था। कुवैत एक छोटा सा देश था और इराक आक्रामक देश था, तो इराक के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सामूहिक सुरक्षा के आधार पर सैन्य कार्रवाई की थी और कुवैत को इराक के कब्जे से निकाला था। तो ऐसा भी यहां पर किया गया है। इसी तरीके से यहां पर नेवल ब्लॉकेट किए गए हैं, 9 जो है बंदी वहां पर की गई है और ये कई बार किया गया है, जैसे युगोस्लाविया के मुद्दे पर, इराक के मुद्दे पर, हैती और सियरा लियोन के मुद्दे पर, वहां पर यह देखा गया कि जो नौगमन है उसको वहां पर ब्लॉक किया गया, नाकेबंदी वहां पर किया गया। इनके साथ साथ पीस कीपिंग ऑपरेशंस कई जगहों पर भेजे गए, जैसे युगोस्लाविया में, सोमालिया में, कांगो में, कोसोवो में,
ईस्ट तिमोर में, इन सब जगहों पर यहां पर पीस कीपिंग फोर्सेस बड़ी संख्या में अलग अलग जगहों पर भेजे गए हैं। तो ये यहां पर किया गया है। अब आते हैं तीसरे महत्वपूर्ण मुद्दे पर। अभी हमने केवल सुरक्षा परिषद का कार्य क्या है, हमने सीधे इसको देखना स्टार्ट किया हुआ था। सुरक्षा परिषद काम कैसे करता है, अब इसको हमें देखने की जरूरत है। तो पहले आप ये समझिएगा कि अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो सिक्योरिटी काउंसिल में कुल 15 सदस्य होते हैं। इन 15 सदस्यों में आपको मालूम है कि 5 जो सदस्य होते हैं वो अस्थाई हैं और 10 सदस्य कौन होते हैं, अस्थाई सदस्य होते हैं। तो कुल मिलाकर 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थाई सदस्य हैं, 10 अस्थाई सदस्य हैं। 5 अस्थाई सदस्यों को P5 कंट्री कहा जाता है। इनमें अमेरिका है, रूस है, चीन है, ब्रिटेन है और फ्रांस है। बाकी के 10 अन्य देश हैं। तो ये 15 जो देश हैं, जो अभी ऊपर हमने सारे मुद्दे बताए कि ये कार्य सुरक्षा परिषद का है। तो अगर सुरक्षा परिषद को इन मुद्दों पर कोई निर्णय लेना है तो कैसे निर्णय लिए जाते हैं, यहां पर वोटिंग सिस्टम कैसा है, थोड़ा इसके बारे में मालूम होना चाहिए। तो आर्टिकल 27 यूएन चार्टर का इसके बारे में बताता है। यह कहता है कि ईच मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल शैल हैव वन वोट। सुरक्षा परिषद में 15 के 15 सदस्यों के पास एक मत यहां पर होता है, यानी लीगल इक्वेलिटी यहां पर है, सभी लोग समान हैं। डिसीजन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑन प्रोसीजरल मैटर्स शैल बी मेड बाय एन अफर्मेटिव वोट ऑफ 9 मेंबर्स। अगर सुरक्षा परिषद की प्रक्रियात्मक मुद्दों से जुड़े कोई निर्णय है, प्रोसीजरल जो चीजें होती हैं, कैसे काम करना है, तो वहां पर 9 अगर सदस्यों के द्वारा वह मत दिया जाता है, 9 सदस्यों के बहुमत से कोई भी निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन अन्य सभी मसलों पर जो है सुरक्षा परिषद में बोला गया है कि एक तो 9 सदस्यों का बहुमत तो होना ही होना चाहिए, बाकी 5 जो परमानेंट मेंबर हैं उनकी सहमति अनिवार्य है। मतलब क्या है कि जो 5 अन्य देश, जो अस्थाई देश हैं, परमानेंट मेंबर हैं, इन्हें एक स्पेशल पावर होता है जिसे हम वीटो पावर कहते हैं, निषेधाधिकार की शक्ति कहते हैं। वीटो पावर का मतलब यह होता है कि अगर किसी मुद्दे पर इनके द्वारा वीटो लगा दिया गया तो वह निर्णय 9 सदस्यों के बहुमत के बावजूद भी लागू नहीं हो सकता है। तो यहां पर इनके पास वीटो पावर होता है। तो डिसीजन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल on all other matters shall be made by an affirmative vote of 9 members including the concurring votes of the permanent members। concurring votes वहां पर होना चाहिए। तो ये एक चीज यहां पर समझना है। अब थोड़ा राइट टू वोट को एक बार और अच्छे से यहां पर समझा जाए तो यहां पर जो है यूनाइटेड नेशन की स्थापना जब हो रही थी तो माना गया कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना में जिन देशों ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी उन देशों को एक अलग अधिकार दिया जाए। तो चाइना, फ्रांस, रूस और यहां पर जो है आपका ब्रिटेन और अमेरिका, इनका की रोल्स था यहां पर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना में। तो इन लोगों को यहां पर वीटो पावर यहां पर दिया गया, तो स्पेशल स्टेटस यहां पर दिया गया, राइट टू वीटो। यहां पर बोला गया इट वाज एग्रीड बाय द ड्राफ्टर्स दैट इफ एनी वन ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर्स कास्ट अ नेगेटिव वोट इन द 15 मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल द रेजोल्यूशन ऑन डिसीजन वुड नॉट बी अप्रूव्ड। अगर नेगेटिव वोट दे दिया इन्होंने तो वह डिसीजन हो ही नहीं सकता है। यहां पर बोला गया है कि ऑल 5 परमानेंट मेंबर्स हैव एक्सरसाइज्ड द राइट ऑफ वीटो एट वन टाइम और अनदर, अलग अलग समय में किया गया है। If a permanent member does not fully agree with a proposed resolution but does not wish to cast a veto, it may choose to abstain। यानी एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज यहां पर समझिएगा। अगर किसी प्रस्ताव पर किसी सदस्य को यह लगता है कि हमें वीटो का इस्तेमाल नहीं करना है लेकिन वह उससे असहमत है, तो उसके पास एक और विकल्प है और वह है अनुपस्थित रहने का। कई बार आप सुनते रहते ना कि जो है वहां रूस जो है वह वोटिंग से अनुपस्थित हो गया, तो अनुपस्थित वहां पर रहने का विकल्प है। thus allowing the resolution to be adopted if it obtains the required number of 9 favorable votes। यानी वह अगर अनुपस्थित रहता है और वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में वह प्रस्ताव पारित हो सकता है 9 सदस्यों के बहुमत से। यानी अगर कोई अनुपस्थित है तो उसको यह नहीं कि वह वीटो पावर समझा जाएगा, वहां पर अगर अनुपस्थित है और 9 सदस्यों का बहुमत है उस प्रस्ताव पर, तो वह प्रस्ताव क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। तो यह भी अब आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। अब आइए थोड़ा
ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सिक्योरिटी काउंसिल का फर्स्ट सेशन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1945 में तो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हो ही गया था, 6 आर्गन्स आ ही गए थे, लेकिन पहला जो सम्मेलन इसका हुआ था 17 जनवरी 1946 को चर्च हाउस वेस्टमिंस्टर लंदन में। और यहां पर जो है फिलहाल इसने यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में अब अपना परमानेंट रेजिडेंस वहां पर बना लिया है। और इस रेजिडेंस में हर एक सदस्य देश का एक प्रतिनिधि जो है सदस्य यहां पर अवश्य रहता है, जिससे जब भी सुरक्षा परिषद को बैठक अपनी करनी हो वहां पर सभी सदस्य सभी प्रतिनिधि वहां पर प्रस्तुत हो और वहां पर कोई भी बैठक आसानी से किया जा सके। अब एक और चीज, हाउ आर द नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्टेड? हमने कहा 5 जो हैं अस्थाई देश हैं और 10 अस्थाई सदस्य देश हैं। ये जो 10 अस्थाई सदस्य देश होते हैं ना, इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। लेकिन ये चुने कैसे जाते हैं, क्या इनका तरीका है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट यहां पे हो सकता है, क्योंकि आपको मालूम है कि भारत इस साल जो है अस्थाई सदस्य के रूप में था और अध्यक्षता यहां तक की उसे करने का मौका भी मिला हुआ था। तो यहां पर बोला गया है कि ईच ईयर द जनरल असेंबली इफेक्ट्स 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स, यानी प्रत्येक वर्ष 5 अस्थाई सदस्यों को चुना जाता है। तो 5 सदस्यों को चुना जाता है फॉर अ 2 ईयर टर्म, 2 वर्ष के कार्यकाल के। प्रत्येक वर्ष कितने लोगों को चुना जाता है? 5 लोगों को चुना जाता है 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए। यहां पर यह बोला गया है कि यह जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं इनके सीट्स जो है रीजनल बेसिस पर डिवाइड किए गए हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। रीजनल बेसिस पर कैसे? 5 फॉर अफ्रीकन एंड एशियन स्टेट्स, यानी कि 10 अस्थायी सदस्यों को चुनना है तो उसमें से 5 अफ्रीका और एशिया से होंगे, एक ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट से होगा, पूर्वी यूरोपीय राज्य से एक वहां पर देश होगा, 2 फॉर द लैटिन अमेरिकन कंट्रीज एंड कैरेबियन स्टेट्स, लैटिन अमेरिका और कैरेबिया से 2 लोगों को वहां पर चुना जाएगा, एंड 2 फॉर वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट, 2 पश्चिमी यूरोप और अन्य राज्यों से लोग लिए जाएंगे। तो 10 सदस्य जो अस्थायी सदस्य के रूप में चुने जाते हैं उनमें से 5 एशिया और अफ्रीका से, एक पूर्वी यूरोप से, 2 लैटिन अमेरिका और कैरेबिया से और 2 पश्चिमी यूरोप और अन्य राज्यों से लिए जाते हैं। यह भी यहां पर मालूम होना चाहिए। अब यहां पर एक और चीज, अगर सिक्योरिटी काउंसिल में कोई रिफॉर्म होना है तो वह रिफॉर्म कैसे हो सकता है? तो यहां पर यूनाइटेड नेशन के चार्टर के आर्टिकल 108 में यहां पर बताया गया है कि कोई भी सिक्योरिटी काउंसिल में अमेंडमेंट करना है तो वह जनरल असेंबली के थ्रू किया जाएगा और जनरल असेंबली 2/3 मेजॉरिटी से ऐसा कोई प्रस्ताव यहां पर पारित करेगी और रेटिफाइड यहां पर 2/3 मेंबर स्टेट से यहां पर करेगी। सुरक्षा परिषद के जो यहां पर परमानेंट मेंबर्स हैं उनको भी वह रेटिफिकेशन में शामिल होना पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो सिक्योरिटी काउंसिल में इसी तरीके का बदलाव हो सकता है, यानी 2/3 मेजॉरिटी यूएनजीए का हो, जनरल असेंबली का, और फिर सिक्योरिटी काउंसिल उसको अप्रूव कर दे तो वहां पर किसी भी तरीके का जो रिफॉर्म है यूएनएससी में हो सकता है। तो हमने कहा चूंकि बात चल रहा है कि यूएनएससी में रिफॉर्म्स यहां पर होने चाहिए, तो यूएनएससी में कैसे रिफॉर्म हो सकते हैं ये हम लोगों को यहां पर देखना था। ये तो हो गया जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको चाहिए थे प्रीलिम्स के लिहाज से। अब आइए हम लोग डिबेट यहां पर देखते हैं कि यूएनएससी जो है वह किस तरीके से यहां पे काम करता रहा है। तो हमने कहा सुरक्षा परिषद की अगर भूमिका देखी जाए तो इसकी यहां पर सकारात्मक भूमिका तो रही है, ये कोई शक नहीं है कि यहां पर सकारात्मक भूमिका यूएनएससी ने अब तक निभाया है। अगर हम देखा जाए तो तीसरा विश्व युद्ध अभी तक नहीं हो पाया है, तो तीसरे विश्व युद्ध की संभावना पर रोक तो लगी है। 2 विश्व युद्ध के बाद दुनिया डरी हुई थी, तीसरे विश्व युद्ध की संभावना पर रोक लगा क्योंकि सुरक्षा परिषद में सभी महाशक्तियां यहां पर उपस्थित हैं। तो स्वाभाविक बात है कि उनके बीच एक ऐसा डायलॉग का ब्रिज बन जाता है जिससे आपसी समझ के आधार पर कोई भी अगर चुनौती आ रही है तो उसका समाधान किया जा सकता है। दूसरा यहां पर जो है वह विश्व में शांति एवं सुरक्षा का परिवेश निर्मित करने में सफलता तो इसको मिली ही है। अगर विश्व में शांति एवं परिवेश, सुरक्षा का परिवेश हम देखें तो हम देख सकते हैं कि 90 के बाद पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ा है, सामाजिक सांस्कृतिक रूप में अंतःक्रिया बढ़ा है, इंटरेक्शन बढ़ा है, दुनिया एक दूसरे के नजदीक आ रही है,
कैसे ये सारी चीजें हो रही हैं अगर सुरक्षा के खतरे ही चारों तरफ होते। कहीं ना कहीं सुरक्षा परिषद एक ऐसा डिस्कोर्स क्रिएट करने में सफल रहा है कि दुनिया में शांति और सुरक्षा वहां पर प्रभावी हो पाई है। यहां तीसरी चीज है, आक्रामक देशों पर रोक जो है इसने अलग अलग समय पर लगाया है। आक्रामक देशों पर रोक, हमने कहा कि जो आक्रामक देशों पर रोक और जो कमजोर देश थे उनकी सुरक्षा, इसका सबसे बड़ा उदाहरण 1990 में इराक के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा का जो इस्तेमाल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा किया गया वह अपने आप में महत्वपूर्ण था। कुवैत को संरक्षण देना, कुवैत को बचाना, इसने कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस क्रिएट किया छोटे देशों में, कमजोर देशों में कि हां, एक सुरक्षा परिषद है और वह हमारी मदद कर सकता है। केवल आक्रामक देशों के खिलाफ ही इसने काम नहीं किया है। केवल ऐसा नहीं है कि वहां पर जो है उसने सेना का इस्तेमाल किया है। कई ऐसे आक्रामक देश रहे हैं जिनके ऊपर अलग अलग प्रतिबंध अलग अलग समय में सुरक्षा परिषद द्वारा लगाया गया है। कभी वित्तीय प्रतिबंध लगाया गया, कभी ब्लॉकेट किया गया, लेकिन इसके माध्यम से आक्रामक देशों की कार्रवाइयों पर रोक लगाया गया है और विश्व में कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति को रोकने में यह सफल रहा। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो इसने जो है यहां पर नए जो विश्व के नए खतरे हैं उन खतरों पर भी जो है यहां इसने प्रयास किया है। विश्व के नए खतरों, नए जो थ्रेट हैं, नए खतरों पर भी विचार जो है यहां सुरक्षा परिषद पर किया गया है। जैसे आतंकवाद पर प्रभावी रोक लगाने के लिए सुरक्षा परिषद ने आतंकवाद के लिए यहां पर संकल्प 1373 को स्वीकार किया गया है। 1373 रेजोल्यूशन 1373 यहां पर स्वीकार किया गया है, तो ये भी जो है महत्वपूर्ण है। इनके साथ साथ यहां पर शांति सेनाओं यानी पीस कीपिंग फोर्सेस की भूमिका सुरक्षा परिषद के माध्यम से बड़ी महत्वपूर्ण रही है। शांति सेनाओं की भूमिका का मतलब क्या है? दुनिया के ऐसे देश जो गृह युद्ध से प्रभावित हैं, निर्जातीय संघर्ष से प्रभावित हैं, ऐसे देशों में अगर समय रहते शांति स्थापित नहीं किया जाता है तो यह गृह युद्ध केवल उस देश की समस्या नहीं रह जाती है, आसपास के देशों तक इस समस्या का नकारात्मक प्रभाव फैलने लगता है और कई बार यह देशों के बीच युद्ध का बहुत बड़ा कारण भी बन जाता है। ऐसे में पीस कीपिंग फोर्सेस वहां जाकर विवादित पक्षों के बीच मध्यस्थता का प्रयास करती हैं, वहां शांति की स्थापना करती हैं और आज दुनिया के बहुत से ऐसे क्षेत्र अगर शांत हो पाए हैं तो उनमें पीस कीपिंग फोर्सेस की बड़ी भूमिका रही है। खासकर अफ्रीकी देशों में सूडान से लेकर सोमालिया से लेकर अलग अलग क्षेत्रों में पीस कीपिंग फोर्सेस की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इनके साथ साथ यहां पर पीस बिल्डिंग के भी प्रयास किए जाते हैं, यानी कि जहां भी गृह युद्ध प्रभावित क्षेत्र, संघर्षरत क्षेत्र है, वहां पर ऐसी संस्थाओं का विकास किया जाता है जिससे कि दीर्घकालीन समय में वहां शांति की परिस्थितियां निर्मित हो सके, इसके लिए भी प्रयास किया जाता है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सुरक्षा परिषद की जो भूमिका रही है विश्व में शांति और सुरक्षा का परिवेश निर्मित करने में, इसमें कोई शक नहीं है कि सुरक्षा परिषद ने समय समय पर अपना योगदान दिया है। लेकिन क्या यह योगदान उतना रहा है जितना इससे अपेक्षा थी, जो एक्सपेक्टेशन थे उसके अकॉर्डिंग यहां पर उसने योगदान दिया है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। सुरक्षा परिषद वह बहुत से संघर्ष, बहुत सी चुनौतियों को टालने में बिल्कुल भी विफल रही है और अगर ऐसा होता तो हाल ही में यूक्रेन में जो चीजें हो रही हैं उसमें कम से कम सुरक्षा परिषद की कोई भूमिका होती। लेकिन सुरक्षा परिषद की आलोचना बड़े स्तर पर की जाती है और सुरक्षा परिषद की आलोचना जो है यहां पर क्यों की जाती है, यहां पर इसको भी समझते हैं। यानी सुरक्षा परिषद की आलोचना किस लिए यहां पर की जाती है? सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर है कि आम सहमति सुरक्षा परिषद में हो ही नहीं पाती। यह शक्ति राजनीति पर आधारित है। यह पावर पॉलिटिक्स पर, शक्ति राजनीति पर आधारित संस्था यहां पर है। मतलब क्या है? जो 5 परमानेंट मेंबर है ना, वे अपने अपने हितों के अनुसार से कोई निर्णय यहां पर लेते हैं और इस वजह से जब भी कोई ऐसा महत्वपूर्ण संकट आता है, सीरिया संकट आया, यमन संकट आया, अभी यूक्रेन संकट चल रहा है, तमाम ऐसे संकट की स्थितियां क्रिएट होती हैं जब,
तो वहां पर ये जो महाशक्तियां होती हैं, परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ये अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से निर्णय लेते हैं, न कि सही और गलत के आधार पर। यानी वहां वह चयनित आधार पर पक्षपात पूर्ण तरीके से एक पक्षी रूप में कार्रवाई करते हैं। कहीं पर वह वहां पर कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो ऐसा ही मुद्दा कहीं और आता है तो वहां पर वो शांत हो जाते हैं। तो ऐसे में यहां पर यह देखा जाता है कि चयनित और एक तरफा कार्रवाई यहां पर देखी जाती है। चयनित और एक तरफा कार्रवाई यहां पर की जाती है। यह चीज जो है यहां पर बड़ी समस्या है। तो सुरक्षा परिषद में आम सहमति नहीं हो पाई। शक्ति राजनीति पर यह पूरी तरीके से आधारित है। चयनित और एक तरफा कार्रवाई यहां पर की जाती है। और दूसरा, यहां पर सुरक्षा परिषद में विश्वास ही नहीं, यूएनएससी में विश्वास का न होना, ये जो महाशक्तियां हैं खासकर ये काम करती हैं और इसलिए ये क्या करती हैं कि यहां पर जो है वह सुरक्षा गठबंधन अपने खुद बनाती हैं। यानी यहां पर महाशक्तियों द्वारा सैन्य गठबंधन बनाना। दुनिया में अगर सुरक्षा लानी है तो वह कौन लाएगा? वह महाशक्तियों के सैन्य गठबंधन लेकर आएंगे या सुरक्षा परिषद लेकर आएगा? तो सुरक्षा परिषद पे जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन अमेरिका से लेकर रूस तक समय समय पर किसी ने नाटो का गठन किया, किसी ने वार्सा का गठन किया। यह दिखाता है कि सुरक्षा परिषद में इनका कोई विश्वास यहां पर नहीं रहा है। तो सदस्य देशों के बीच में ही यहां कॉन्फ्लिक्ट यहां पर है और इस वजह से सुरक्षा परिषद जो है वह तमाम महत्वपूर्ण जो वैश्विक संकट, सुरक्षा संकट आते हैं वहां कारगर दिखाई देती ही नहीं। दूसरी जो समस्या यहां पर है वो क्या है? इसी से ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए चीजें हैं। वीटो का मनमाना प्रयोग, यहां पर अपने अपने तरीके से वीटो का मनमाना प्रयोग इनके द्वारा किया जाता है। आखिर आप सोचिए कि यहां पर सीरिया, यमन जैसे संकट, इन सब में क्या यहां पर कोई यूक्रेन, क्या सुरक्षा परिषद का कोई रोल यहां पर दिखाई दिया? आईएसआईएस के खिलाफ कोई रोल दिखाई दिया? उत्तर कोरिया ने नाभिकीय परीक्षण किया, क्या वहां उससे रोकने में सुरक्षा परिषद कहीं पर प्रभावी रूप में दिखाई दी? यह इसलिए क्योंकि वीटो शक्ति का इस्तेमाल महाशक्तियां अपने अपने अनुसार कर रही हैं। तो एक पहला प्रॉब्लम यह है, अगर इन तीनों पॉइंट को एक पॉइंट के साथ जोड़कर आप देखें कि यहां शक्ति राजनीति, पावर पॉलिटिक्स महत्वपूर्ण है। हर देश के राष्ट्रीय हित है, खासकर महाशक्तियों के। तो महाशक्तियों का सुरक्षा परिषद पर जब भरोसा ही नहीं होगा तो सुरक्षा परिषद कहां से सफल हो पाएगी? पहला प्रॉब्लम तो सुरक्षा परिषद में यह आता है, यानी प्रासंगिकता का खतरा वहां पर है। दूसरा जो एक और बड़ा समस्या है वह है वैधानिकता का संकट। यहां पर वैधानिकता का संकट है। वैधानिकता का संकट का मतलब क्या है? असल में यूएनएससी जब बना था तो वह 20वीं सदी थी और 20वीं सदी में यह देखा जाता था कि आपने 5 बड़ी शक्तियों को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना दिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस को। लेकिन हम रह रहे हैं 21वीं सदी में और 21वीं सदी की जो रियलिटी है वो बदल चुकी है। 21वीं सदी में कई और ताकतवर देश आ चुके हैं। क्या आज भी हम ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों से, भारत, जापान, इन देशों को कमजोर समझते हैं? अगर ऐसा है तो यह कहीं ना कहीं दुनिया की आज की हकीकत को इग्नोर करना जैसा है। आज विश्व राजनीति में जो भूमिका भारत की है, जापान की है, जर्मनी की है, ब्राजील की है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। तो 21वीं सदी के हिसाब से हमारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफ्लेक्शन दे ही नहीं रहा है। यानी यह आज के दौर में वैधानिक नहीं है, यह आज की दुनिया का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकता है। जो इसकी संरचना है यह पिछली सदी की है, नई सदी के हिसाब से इसमें बदलाव की जरूरत है। तो यहां पर यह हमें समझना है। पांचवा चीज यहां पर देखा जाए, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की दृष्टि से भी सुरक्षा परिषद उचित नहीं है। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की दृष्टि से भी वैधता नहीं, से भी वैधानिकता नहीं है। और क्यों नहीं है वैधानिकता? क्षेत्रीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका से क्या कोई भी देश यहां पर वह परमानेंट मेंबर है? एक भी देश? तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से कोई नहीं है और यूरोप से 3 लोगों को आपने परमानेंट मेंबर बना दिया है।
एशिया इतना बड़ा महाद्वीप, आबादी के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से, वहां से एक केवल रिप्रेजेंटेटिव आपने रखा है, तो कहीं ना कहीं यह वैधानिकता जो है इसके पास नहीं है। ये एक समस्या यूएनएससी में आती है। इनके साथ साथ निष्पक्षता और पारदर्शिता का भी संकट यहां पर है। निष्पक्षता और पारदर्शिता का संकट भी वह यहां पर सुरक्षा परिषद में दिखाई देता है। निष्पक्षता और पारदर्शिता का संकट क्या है यहां पर, कि जो निर्णय होते हैं ना, वो दो रूपों में होते हैं सुरक्षा परिषद में। एक होता है क्लोज्ड, जो उसके डिसीजन होते हैं, और एक ओपन, जो है पब्लिक के लिए जो डिसीजन होते हैं। इनकी गुप्त बैठकें होती हैं, ग्रीन मीटिंग्स होती हैं। महाशक्तियां वहां पांचों अस्थायी सदस्य आपस में मिलकर कई बार निर्णय ले लेते हैं और वह सूचना बाहर नहीं की जाती है। तो सवाल यह है कि यह तो बहुत ही गैर लोकतांत्रिक तरीका है। 15 अगर सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के, तो वहां ओपन प्लेटफॉर्म पर कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो पारदर्शिता का संकट वहां पर आएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो फेयरनेस वहां पर नहीं रह जाएगी। इस वजह से सुरक्षा परिषद जो प्रभावी रूप में काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है। तो कहने का मतलब है कि आज की दुनिया के हिसाब से सुरक्षा परिषद वह अप्रासंगिक हो रहा है, क्योंकि नए नए चुनौतियां, नए नए संकट आ रहे हैं, और अगर सुरक्षा के नए खतरे आएंगे तो सुरक्षा परिषद को और उन खतरों के हिसाब से अपने को अपडेट करने की जरूरत है। आज हम साइबर क्राइम की दुनिया में रह रहे हैं। आज साइबर वॉरफेयर का जमाना आने वाला है। अगर ऐसा युग आने वाला है, रिसोर्स वॉर बढ़ने वाले हैं, अगर ऐसी समस्या आ रही है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वह वहां पर कोई भूमिका तो निभाए। अगर वह अपनी भूमिका नहीं रीडिफाइन कर पाएगा तो सुरक्षा परिषद के होने या न होने का कोई मतलब नहीं रहेगा। दुनिया राष्ट्रों में बंटती जाएगी, राष्ट्रों के बीच संघर्ष बढ़ते जाएंगे, और आने वाले युग में दुनिया के सामने संघर्ष के नए नए स्थल आने वाले। यूक्रेन तो एक उदाहरण, ताइवान का मुद्दा, भारत और चीन के बीच का विवाद, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो आने वाले समय में, भविष्य में विश्व के लिए बड़े खतरे हो सकते हैं। इसलिए सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार की जरूरत है। अभी के लिए इतना पर्याप्त है। इसको जो ये टॉपिक है इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करिएगा। अब इसके अगले पार्ट में हम और जो सुरक्षा और जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और यूनाइटेड नेशंस के जो और ऑर्गन्स हैं उनके बारे में एक एक करके वहां पर डिटेल में बताएंगे, जिससे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए आपके पास ठीक ठाक पॉइंट्स वहां पे हो जाए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।